को लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहियागंज के गुरुद्वारे पहुंचे हैं बैसाखी के मौके पर। गुरुद्वारा इसका गवाह है। गुरु नानक देव जी से चली ये परंपरा भक्ति से सत्य का पुंज बनकर के उभरी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और सज्जनों, भक्ति और सत्य का यह अद्भुत संगम सिख पंथ की इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आत्माएं बड़ी पवित्र थी जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन महापुरुषों को हम सबको किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। इस देश और इस धर्म के लिए उनके द्वारा किया गया त्याग और उनका बलिदान वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है। वर्तमान पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। और जब भी देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा, तो लोग प्रेरणा के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन चार पुत्रों की बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सामने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। स्वाभाविक रूप से उस महान परंपरा के प्रति हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और इसीलिए देश, आपने देखा होगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पटना साहिब गए। जब मैं पटना गया एक बार, लोगों ने मुझसे पूछा कि पटना में आप कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा सबसे पहला मैं जाना चाहूंगा पटना साहिब। लोगों ने कहा पटना साहिब ही क्यों? मैंने कहा पटना साहिब इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहीं पर जन्म लेकर के यहाँ की परंपरा को, इस देश के धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। और आज भी आप देखें कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस प्रकार से सिख परंपरा में उसे क्षुण्ण बनाए रखा हुआ है। हम सब इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सके। आज का ये पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करूंगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया था, वह आज भी प्रासंगिक समाज में बना हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो, क्या हम बना पाएंगे? ये केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। वे पंच प्यारे कौन थे? हिंदू धर्म के उन जातियों से थे जिन्हें हम अछूत मानते हैं। इसलिए कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिख पंथ के अलावा साथ भारत के अंदर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस या बैसाखी का पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करना है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सिख गुरुओं की इस परंपरा के प्रति पूरा देश हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है।
प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब उस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समृद्ध समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उसको आगे बढ़ाते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। आप सबको आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यही प्रदान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जो थे सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी वहीं पर हैं और वहां पर मौजूद सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दे रहे थे। बैसाखी के मौके पर उनका ये कहना था, गुरु तेग बहादुर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जो सिख परंपरा है उसने देश को एक सूत्र में बांधा है। सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। देश में जब तक एकता नहीं होगी तब तक देश आगे प्रगति नहीं करेगा। ये तमाम बातें यहाँ पर यहियागंज गुरुद्वारे में योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर पहले करते हुए आज बैसाखी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ यहियागंज गुरुद्वारे में मौजूद हैं और एक अलग रंग ढंग नजर आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने सर पर साफा बांधा हुआ है और जो वहाँ पर धार्मिक गुरु मौजूद हैं उन सब के बीच वो बैठे हुए हैं और गुरु तेग बहादुर से प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है गुरु तेग बहादुर ने जिस तरह से बलिदान किया उसी तरह से देश के लिए बलिदान का भाव हम सभी में होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। केसरिया रंग का साफा बांधे हुए योगी आदित्यनाथ लगभग 5 मिनट तक योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण मौके पर यानी कि बैसाखी के मौके पर कहा कि जो सिख परंपरा है, जो सिख गुरु हैं, उनसे कई बातें सीखने को मिलती हैं और ये बातें हमारे लिए आने वाले वक्त में प्रेरणा बननी चाहिए, प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए और इससे हमें अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। त्याग और बलिदान की भावना ही किसी देश को आगे ले जा सकती है, किसी व्यक्ति को सच्चा बना सकती है। अभी भी गुरुद्वारे में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर जो प्रवचन चल रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, उन सबके बीच उन्होंने अपनी भी बात रखी, अपना पक्ष रखा और कहा कि बैसाखी के मौके पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सिख परंपरा से हमें सीखना चाहिए, किस तरह से प्रेम भाव से मिलजुल कर सभी सिख समुदाय के लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी तरह से बाकी धर्मों के लोगों को भी रहना चाहिए। सिख परंपरा से प्रेरणा लेनी चाहिए और यही आने वाले वक्त में देश के लिए हितकारी होगा। यहियागंज गुरुद्वारा, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बीजेपी का जश्न रजौरी गार्डन में चल रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भारी मतों से जीते हैं। सुबह से ही एक लंबी चौड़ी बढ़त उन्होंने वोटों के मामले में बना ली थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि रजौरी गार्डन से ये जीतेंगे। मनिंदर सिंह सिरसा, उनका परिवार मौजूद है, वहां पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं और पार्टी कार्यकर्ता के अलावा उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है, 4 कॉर्पोरेशन में जीत हासिल हुई है और बैसाखी के मौके पर डबल जीत का जो डबल जश्न का मौका है वो बीजेपी को मिला है। एक तरफ बैसाखी का जश्न भी मन रहा है और साथ ही जिस तरह से
आज जो उपचुनाव का नतीजा आया है, राजौरी गार्डन में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। दोनों ही बातों को यहां पर बीजेपी जश्न के रूप में मना रही है। मिठाइयां बंट रही हैं, ढोल ताशे नगाड़ों के साथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो दिल्ली उपचुनाव, जो विधानसभा उपचुनाव था, उसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इसमें बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। राजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली जो गठबंधन है, उनके प्रत्याशी को जबरदस्त जीत और काफी भारी वोटों के मार्जिन से ये जीत हासिल हुई है। संवित पात्रा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संवित जी, पहले तो आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। आपकी जीत तो है ही, लेकिन तीसरे पायदान पर खिसक जाना, यहां तक कि जमानत जब्त हो जाना, ये सब बहुत नेगेटिव बातें दर्शाता है किस तरह से जनाधार अब खिसक रहा है आम आदमी पार्टी, जो कि 67 सीटें जीती थी यहां से। बिल्कुल सही बात। और पहली बात तो है आपको, पवन जी को और जनता को बधाई बैसाखी की। आज एक अच्छे दिन में हमारे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले गोवा में भी जमानत जब्त हुआ था, पंजाब में भी जो उनके नतीजे थे वो खराब आए थे, और आज दिल्ली में हार आरंभ हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब जब लीडरशिप जो होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का महत्वाकांक्षा, उनकी जो एम्बिशन थी, वो जनता के एस्पिरेशन से ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि अब मैं सीएम से खुश नहीं हूं, अब मैं पीएम बनूंगा। इस कारण से जनता ने भी उनको उत्तर दिया है कि आप हमारे लिए नहीं सोचते हो, खुद के लिए सोचते हो। आप यहाँ बनने आए हो, कुछ बनने के लिए आए हो, हमारे लिए करने नहीं आए हो। और उसी का नतीजा रहा कि आज अरविंद केजरीवाल जी का जमानत जब्त हुआ है। याद रखिए, ये कोई सिर्फ जमानत जब्त नहीं हुआ है, दिस इज लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये जो विश्वसनीयता होती है, एक तरह से आम आदमी पार्टी ने आज पूरी तरह से दिल्ली में और दिल्ली के जनता के मन में अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। पवन खेड़ा जी, ये वही पार्टी है जो जीत का दम भरती थी, 67 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। तमाम वादे किए गए, कुछ पूरे किए भी गए, कुछ नहीं भी किए गए। अब एक बार फिर इन्होंने एक नया दांव चला है। इस बार एमसीडी चुनाव के इन्होंने कहा है कि हाउस टैक्स माफ कर देंगे। क्या फिर से एक मिराज है, एक भुलावा है जो जनता को दे रहे हैं और इस पर अमल नहीं करेंगे? पहले तो मैं संबित पात्रा जी को बैसाखी की और उनकी कई राज्यों में हुई विजय को भी बधाई देता हूं। रही बात हाउस टैक्स की, तो नेहा जी, हम भी 15 साल दिल्ली की सरकार में थे। हाउस टैक्स ये कौन होते हैं माफ करने वाले? दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी हुई है। ये फिर एक झगड़े की नींव रख रहे हैं। ये क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये असेंबली से या एमसीडी से ये एक रेजोल्यूशन पास करके भेज देंगे ऊपर केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने के बाद ही इसको लागू कर सकती है। कई कारणों से मान लो केंद्र सरकार इसको लागू न करे, ये फिर एक जनता के सामने जाकर फिर उनको मूर्ख बनाएंगे कि देखिए हमने तो कर दिया, केंद्र सरकार ने रोक दिया। केंद्र में कोई भी सरकार होती, बीजेपी की है या कांग्रेस की भी होती, तो ये इस तरह से नहीं सरकारें चलती, इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज नहीं चलती। म्युनिसिपैलिटीज का रेवेन्यू हाउस टैक्स से आता है। आप कैसे, आपने क्या कोई अल्टरनेटिव दिया कि अगर वो रेवेन्यू कम होगा? लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े दिखा दें जो आज वोट हासिल हुए हैं बीजेपी के उम्मीदवार को, जिन्होंने जीत हासिल की। उन्हें 40,602 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 10,243 वोट मिले हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट से। वहीं कांग्रेस को 25,950 वोट मिले हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। देखते रहिए आज तक।